नमस्कार दर्शकों। GSTN यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के माध्यम से आयोजित इस वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार का विषय है फाइलिंग ऑफ अपील्स एट जीएसटी पोर्टल, कि किस तरह से जीएसटी पोर्टल पर अपील फाइल की जा सकती है। और मेरा नाम है पंकज अरोड़ा और मैं सीनियर मैनेजर हूं GSTN में आउटरीच एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग में डिवीजन में। और वैसे मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में सुपरिंटेंडेंट पद पर तैनात हूं तथा वर्तमान में GSTN में डेपुटेशन पर कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। ये वेबिनार हम आयोजित कर रहे हैं NEGD यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन डिजिटल इंडिया के सौजन्य से, और इस वेबिनार में आप सबका पुनः स्वागत है। वेबिनार का टॉपिक जैसे कि मैंने बताया कि जीएसटी पोर्टल पर अपील किस तरह से फाइल की जाएगी। तो इसके कंटेंट में आज के वेबिनार की जो विषय वस्तु है, मैं बता दूं कि पहले मैं एक ओवरव्यू दूंगा संक्षिप्त में कि अपील की जरूरत कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो जीएसटी के प्रावधान के अंतर्गत अपील फाइल कर सकते हैं। उससे संबंधित जो फॉर्म्स हैं तथा रिलेवेंट प्रोविजंस हैं, जो सेक्शंस रूल्स हैं, उसका एक संक्षिप्त मैं परिचय दूंगा आपको, और क्या टाइमलाइंस हैं अपील फाइल करने के लिए, और उससे संबंधित कुछ और शर्तें हैं तो उसका उल्लेख मैं आपको इस वेबिनार में करूंगा। साथ में अगर जो प्री डिपॉजिट अमाउंट है, जैसा कि हम आने वाले उसमें देखेंगे कि कुछ केसेस में, डिमांड के केसेस में अपील फाइल करते वक्त जो है एक अमाउंट का प्री डिपॉजिट करना होता है, और वो प्री डिपॉजिट जरूरी होता है, उसके बाद ही अपील एडमिट होती है आपकी। उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में अगर प्री डिपॉजिट करने का, अपील फाइल करने का जो रिकवरी प्रोसीजर है, प्रोसीडिंग्स है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि पोर्टल, जीएसटी पोर्टल पर अपील किस का फाइल करने का क्या प्रोसेस है, और इसके अंतर्गत किस तरह से प्रोविजनल और फाइनल एक्नॉलेजमेंट्स इशू कैसे होते हैं और कब होते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। और साथ में मैं आप दर्शकों के इस विषय पर जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी उत्तर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं कि अपील क्यों जरूरत है आखिर, और इसमें कब फाइल की जा सकती है, और कौन इसको फाइल कर सकते हैं। तो इसके पहले शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि जीएसटी क्योंकि एक टैक्स लॉ है, और हर टैक्स लॉ में कुछ ऑब्लिगेशंस इंपोज किए जाते हैं, जो कि कुछ उसमें से टैक्स के भुगतान से रिलेटेड होते हैं, तथा कुछ प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजरल होते हैं, जिसका कि जो पर्सन्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनका उनके द्वारा अनुपालन करना उद्देश्य उसका होता है। मगर कई बार ऐसा देखा जाता है कि टैक्स ऑफिशियल के नोटिस में ऐसी बात आती है, वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड्स के वेरिफिकेशन या असेसमेंट या स्क्रूटनी या ऑडिट के बाद, कि जिसमें ऐसा इस तरह की सिचुएशन बनती है कि या तो चाहे वो परसीव्ड हो या एक्चुअल नॉन कंप्लायंस की सिचुएशन बनती है उस व्यक्ति के प्रति। तब ऐसे केस में जबकि टैक्स डिपार्टमेंट का व्यू अलग है और आपका व्यू अलग है, किसी भी एक सिचुएशन में कई बार इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है, तो उस वजह से विवाद की स्थिति, डिस्प्यूट जो अराइज होते हैं, उसको की रिजॉल्व किया जाता है पहले स्टेज पर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जो कि जीएसटी लॉ के अंतर्गत जो कि न्यायिक अधिकारी है, एडजुडिकेशन जिसने विवाद का फैसला करना है, उसके लिए वो एक ऑर्डर पास करके वो उस पर डिसीजन या ऑर्डर पास करता है। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि डिसीजन ऑर्डर जो कि पास हुआ, टैक्स पेयर को उससे सहमत नहीं है, उसके हिसाब से ऑर्डर अगर गलत है उसकी ओपिनियन में, तो फिर वो टैक्स पेयर या फिर अलग जो अन्य रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो इफेक्ट हो रहा है उस ऑर्डर से, चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तो वो अपील फाइल कर सकता है। साथ ही में जनता के अलावा, टैक्स पेयर्स और जनरल पब्लिक के अलावा जो कि उस ऑर्डर से एग्रीड हो, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि जो एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया गया है उससे जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी उससे एग्रीमेंट में नहीं है। तो ये सुविधा टैक्स डिपार्टमेंट को भी दी गई है कि वो अपील फाइल कर सकता है, डिपार्टमेंटल अपील अपीलेट अथॉरिटी के सामने। तो अपील की सुविधा जो एग्रीव्ड पर्सन्स हैं, टैक्स पेयर्स और अन्य लोग, उनको भी दी गई है। अगर वो सहमत नहीं है, ऑर्डर में कहा गया है, जो या
जो लायबिलिटी इम्पोज की गई है एडजुडिकेशन ऑर्डर में। साथ ही में टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये सुविधा प्रदान की गई है कि अगर उनकी नज़र में अगर उसमें ऑर्डर में कुछ लीगैलिटी और प्रोप्राइटी में कुछ कमी है, तो वो भी अपील में टैक्स डिपार्टमेंट भी अपीलेट अथॉरिटी में एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इसी वजह से जो लॉ है वो जीएसटी लॉ वो प्रोवाइड करता है अप अन्य अन्य चैनल के द्वारा कि किस तरह से अपील वो की जाएगी। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि राइट टू अपील यानी कि अपील करने का अधिकार हमारे संविधान इस तरह से संविधान में नहीं है, संवैधानिक राइट नहीं है, बल्कि ये एक विधिक राइट है, यानी कि स्टैट्यूटरी राइट है। जिस भी स्टैच्यूट जब किसी कानून या लॉ के अंतर्गत ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया जाता है, तो उसी दशा में उस लॉ के अंतर्गत अगर कोई कोई ऑर्डर पास हुआ है तभी अपील की जा सकती है। इस केस में क्योंकि जीएसटी एक्ट में स्टैट्यूटरी राइट है अपील का, तो और इस वजह से ये अपील का प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं, तो जीएसटी लॉ में अपील में हम चर्चा करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि जो फ्रिवोलस अपील से बचने के लिए कुछ तरह के रेस्ट्रिक्शंस उसमें लगाए गए हैं, जैसे कि एक टाइम लिमिट डिफाइन की गई है कि जिसके अंतर्गत अपील फाइल की जा सकती है। साथ में प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है, वो किस मात्रा में होगी, और इन दोनों को बाद ही अगर अपील टाइम पे फाइल हुई है और जो उसके साथ प्री डिपॉजिट किया गया है, कागजात पूरे हैं, उसके बाद ही अपील की सुनवाई जो अपीलेट अथॉरिटी है उसके द्वारा की जाती है। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, क्योंकि दो टर्म्स इसमें बार बार यूज होंगे हमारे इस वेबिनार में चर्चा में, तो हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए मैं बता दूं कि एक तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि जिसके डिसीजन या ऑर्डर जिस अथॉरिटी ने पास किया है एडजुडिकेशन के बाद, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उनका उल्लेख जो है सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऐसे अथॉरिटी को माना जाएगा जो कि अपॉइंट की गई है या फिर ऑथराइज्ड है किसी ऑर्डर या डिसीजन को एक्ट के अंतर्गत किसी जो प्रावधान है उसके अंतर्गत जो वो ऑर्डर या डिसीजन वो निर्णय पास कर सकते हैं। मगर उसमें जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि सीबीआईसी और एडवांस रूलिंग की जो अथॉरिटी है और अपीलेट अथॉरिटी है तथा विभिन्न रिवीजनल अथॉरिटीज तथा अपीलेट ट्रिब्यूनल इसमें शामिल नहीं है। साथ में अपीलेट अथॉरिटी का क्योंकि इस टर्म का उल्लेख बार बार आएगा, तो जीएसटी एक्ट में सेक्शन 107 में प्रावधान किया गया है कि अपीलेट अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जिसको कि अपील्स को सुनने के लिए तथा उनको डिसाइड करने के लिए अपॉइंट किया गया है या ऑथराइज किया गया है, और ये ऑथराइजेशन जो है सेक्शन 107 के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित है। यहाँ पर जब भी मैं एक्ट के सेक्शंस या रूल्स की चर्चा करूंगा तो मैं उल्लेख करूंगा जो सीजीएसटी के प्रावधान हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट और रूल्स के प्रावधान है उसका, मगर साथ में इसी से संबंधित पेरीमेटेरिया यानी कि सुसंगत प्रावधान जो विभिन्न राज्यों तथा यूनियन टेरिटरीज के जो एक्ट्स हैं उसके अंतर तथा रूल्स हैं उससे समतुल्य जो प्रावधान उसमें किए गए हैं, तो दर्शक अपनी सुविधा के लिए उनको रेफर कर सकते हैं संदर्भ आने पर। तो अब चलते हैं रिलेवेंट प्रोविजंस, फॉर्म्स और टाइमलाइंस के ऊपर। तो ये अपील कब की जाती है? सेक्शन 107 सीजीएसटी एक्ट इसमें कहते हैं कि कोई भी पर्सन, अपील किसी भी पर्सन के द्वारा की जा सकती है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो, मगर उसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसा ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया हो जो उनके अगेंस्ट हो, कोई ऐसा निर्णय या कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसा डिसीजन या ऑर्डर उनके अगेंस्ट पास किया गया हो जिससे उनको एग्रीव्ड हुए हो, जिससे उनके ऊपर फर्क पड़ा हो, तब वो लोग चाहे तो अपील में अपीलेट अथॉरिटी के सामने अपील फाइल कर सकते हैं। तो अपील फिर से मैं एक बार उल्लेख करूंगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा कोई ना कोई डिसीजन या ऑर्डर पास किया गया हो एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत, जीएसटी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत, और उससे चाहे वो कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उसको वो एग्रीव्ड हुआ हो तो वो अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकता है। इसके लिए जो समय सीमा है वो 3 महीने है। 3 महीने के अंदर आप जो अपीलेंट है उसके द्वारा अपील की जानी अपेक्षित है, मगर ये 3 महीने का जो पीरियड है इसकी गणना
उस डेट से करी जाएगी जब वो जो डिसीजन है या ऑर्डर है, जिस तारीख को, जिस भी तिथि को वो कम्युनिकेट किया गया है एग्रीव्ड पर्सन को, उस तिथि से 3 महीने की गणना इसमें की जाएगी। साथ में मैं ये, जैसे कि मैंने बताया कि टैक्स डिपार्टमेंट को भी अपील करने का अधिकार है। टैक्स डिपार्टमेंट के केस में ये टाइम लिमिट 6 महीने की है, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच डिसीजन और ऑर्डर। तो इसमें 6 महीने जो कि डिसीजन या ऑर्डर को जब उसकी सूचना कम्युनिकेशन दिया गया है, तब से टैक्स डिपार्टमेंट के अपील के केस में 6 महीने की लिमिट है, तथा पर्सन्स के रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन्स अगर वो अदर देन टैक्स डिपार्टमेंट्स अगर वो लोग हैं, तो वो उनके लिए समय सीमा 3 महीने की इसमें की गई है। मगर साथ-साथ मैं ये भी बता दूं कि अपीलेट अथॉरिटी के पास यह डिस्क्रिशन है कि अगर वो सैटिस्फाइड है कि किसी वजह से ये अपील फाइल करने में देर हुई, तो वो इस समय सीमा को 1 महीने और बढ़ा सकते हैं। यानी कि अपील फाइल करने के लिए वो एक एक आपको एडिशनल 1 महीना वो आपको जो अपील करता है, उनको वो 1 महीने का एडिशनल समय प्रदान कर सकते हैं, जो कि निर्धारित समय सीमा जो 3 महीने की है, उसके अतिरिक्त 1 महीना, उसके आगे का 1 महीना वो प्रदान कर सकते हैं। यानी कि 3 प्लस अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज़ है, तो 1 महीने का अतिरिक्त समय आपके पास है। ऐसे ही टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो अपील की जाती है सेक्शन 107 सबसेक्शन 2 में, उसमें भी जो निर्धारित पीरियड उनकी समय सीमा है 6 महीने की है, उसमें भी अगर सफिशिएंट कॉज़ होने पर अपीलेट अथॉरिटी अलाउ कर सकती हैं 1 महीना और पीरियड को अपील फाइल करने के लिए। अब साथ में जो दूसरी कंडीशन है कि वो प्री डिपॉजिट ऑफ अमाउंट है, हम उस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे इसका रिकवरी के प्रोसीडिंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, एक तो ये है कि सेक्शन कि आपको यह बिल्कुल प्री डिपॉजिट का यह है कि कोई भी अपील फाइल नहीं होगी। देखिए, दो भी जो भी अगर वो डिमांड का ऑर्डर है और उसमें किसी भी तरह का डिमांड, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, फाइन हो, पेनल्टी हो या किसी भी अदर तरह की कोई फी, किसी भी तरह का अगर वो उस तरह का डिमांड की गई है उस ऑर्डर में, तो फिर उस डिमांड का जिस भी पोर्शन से वो अपील करता अगर सहमत हैं कि इसमें से इतनी, जो मान लीजिए 10,000 रुपए की डिमांड हुई है और 10,000 ऑर्डर में कंफर्म की गई है और 10,000 में से जो अपील करता है वो सहमत है कि जी, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि 4,000 रुपए की जो उस वो सहमत है कि 4,000 रुपए की अमाउंट जो है, जो कंफर्म की गई है, वो सही है, तो वो एडमिटेड लायबिलिटी उसकी मानी जाएगी। यानी कि जो ऑर्डर पास किया गया है, डिसीजन पास किया गया है, उसमें अगर कोई सम कंफर्म किया गया है, उसमें से अपीलकर्ता जितनी अमाउंट पर सहमत है कि हाँ, ये सही पास किया गया है, तो वो उसकी एडमिटेड लायबिलिटी का पार्ट माना जाएगा और ऐसी एडमिटेड लायबिलिटी का उसको पूरा उसको इन फुल जमा करना है, जो कि वो सहमत है कि हाँ, इतनी डिमांड उसको सही किया गया है, इसमें कोई ऑर्डर करने में कोई गलती नहीं हुई है, तो 100% अमाउंट जो एडमिटेड लायबिलिटी की है, वो उसको प्री डिपॉज़िट करना है। साथ में जिस अमाउंट का डिस्प्यूट है, जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए 10,000 में से अगर 4,000 रुपए में अगर डिस्प्यूट है, जो 10,000 रुपए का अमाउंट कन्फर्म किया गया, मगर 4,000 जो अपील करता है, उसके विचार में 4,000 रुपए का डिमांड उसके ऊपर गलत कन्फर्म की गई है, तो फिर वो 4,000 रुपए का, यानी कि डिस्प्यूटेड अमाउंट, जिस अमाउंट पर विवाद है, उसका वो 10% वो उस पर जमा करेगा। डिस्प्यूटेड अमाउंट का प्री डिपॉजिट उसको करना होगा। और साथ में यह देखना पड़ेगा कि स्पेसिफाइड अमाउंट जो भी है, जैसे यानी कि एडमिटेड लायबिलिटी, जिस पर जो आपको स्वीकार है लायबिलिटी, वो आपको पूरी जमा करनी है, तथा जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जो आपके हिसाब से अस्वीकार्य है, उसका 10% यानी कि 10% आपको जमा करना है और ये सब अपील की जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है फाइल करने की, उसके अंतर्गत ही आपको करना है। और साथ में इसका इफेक्ट ये होगा कि जब आपकी अपील फाइल हो जाएगी और अमाउंट प्री डिपॉजिटेड हो जाएगा और वह विद इन टाइम लिमिट होगी अपील, तो फिर उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी, उसमें यह माना जाएगा कि आपको स्टे मिला हुआ है
रिकवरी के अगेंस्ट आपको स्टे माना जाएगा और उसमें रिकवरी को एनफोर्स उस वक्त नहीं किया जाएगा। साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ सेक्शन 121 में यह कहा गया है कि कुछ इस तरह के जो डिसीजंस हैं और ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती है। तो एक बार मैं आपको ये बता दूं कि वो 4 कैटेगरीज ऐसी हैं ऑर्डर्स और डिसीजन की जिसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती। ये पहला है उसमें कि अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी प्रोसीडिंग्स केस की प्रोसीडिंग्स को एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर में ट्रांसफर करता है तो ऐसे निर्णय के अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती। साथ में कोई ऑर्डर अगर सीजर जो बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट जो किसी केस में तफ्तीश जरूरी है उसके सीजर या रिटेंशन से संबंधित किया गया है या टैक्स डिपार्टमेंट के कॉम्पिटेंट ऑफिसर द्वारा, तो फिर उस ऑर्डर की अगेंस्ट अपील आप इसमें नहीं कर सकते। साथ में अगर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अगर प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर किया गया है तो फिर उसकी जो अपील नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त अगर किसी कॉम्पिटेंट ऑफिसर ने सेक्शन 80 में अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती। ये सेक्शन 80 का ऑर्डर्स डील करता है कि जब कभी किसी पेमेंट या कोई और सम ड्यू होती है और वो ऑफिसर उसको इंस्टॉलमेंट में यानी कि किस्तों में भुगतान की सुविधा दे सकते हैं। वो उनका जो अपने निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद तो फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 121 में जो 4 सिनेरियोज हैं, जो 4 तरह के वर्गीकृत हैं ऑर्डर्स, उसके अलावा अगर कोई ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या डिसीजन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा पास किया गया है, तो उसके अंतर्गत और वो एग्रीव्ड है कोई रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर वो निर्धारित समय के अंदर जीएसटी प्रावधानों के अंदर उसमें अपील कर सकते हैं। इसमें जो मेन फॉर्मेट्स हैं फर्स्ट अपील से रिलेटेड, एक तो है जीएसटी एपी फॉर्म जीएसटी एपीएल 01 जिसके अंतर्गत आपको जो अपील करता है उसको अपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करनी है, और एपीएल 02 फॉर्म जो है एक्नॉलेजमेंट है जो कि आप अपील सबमिट होने के बाद अपील करता हुआ प्रदान किया जाएगा। ये कब प्रदान किया जाएगा हम आगे चर्चा करेंगे। जो टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपील होगी उसके जो फॉर्मेट है वो जीएसटी एपीएल 03 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, और अपील ऑर्डर इशू होने के बाद उसमें जो भी उसके समरी होगी वो जीएसटी एपीएल 4 के अंतर्गत इसमें उसमें के लिए जीएसटी एपीएल 04 फॉर्म यूज किया जाएगा। अब चलते हैं जो फॉर्म है जो रूल 108 सब रूल 1 में जिसका उल्लेख है कि फॉर्म एपीएल 01 जो कि अपील कर्ता द्वारा अपील फाइल करने के लिए भरा जाएगा, जिसके अंतर्गत अपील अथॉरिटी को अपील की जा सकती है। इसमें मोटे तौर पे उस पर्सन्स का जो उसके लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस और ऑर्डर से रिलेटेड है कि इम्प्यून ऑर्डर का डिटेल इसमें भरा जाना है जिस अथॉरिटी ने वो पास किया है, तथा डेट ऑफ कम्युनिकेशन की जो आपको कब सूचित किया गया, कब एग्रीड पर्सन को उस ऑर्डर की सूचना मिली है जिसके अंतर्गत वो अपील में आया है, उस ऑर्डर की सूचना उनको कम्युनिकेशन कब किया गया, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का नाम और उस केस के डिटेल्स और ब्रीफ इशू आपको उसमें देना होता है। साथ में अगर कोई गुड्स और सर्विसेज हैं उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है उससे संबंधित आपको सूचना देनी होती है। पीरियड ऑफ डिस्प्यूट वो ऑर्डर किस पीरियड से रिलेट करता है, और अमाउंट अंडर डिस्प्यूट जिसमें विवाद है, जिसमें आप सहमत नहीं है कि ये उतने अमाउंट का आपको जिक्र करना होगा कि वो अमाउंट कितनी है, तथा उसकी कैटेगरी आपको उसमें देनी होगी। साथ में इसका जो फॉर्म है उसमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील तथा प्रेयर उसमें है। साथ में जो कितनी डिमांड थी उसमें से कितना पोर्शन आप एडमिट करते हैं और कितने डिस्प्यूटेड उसका पोर्शन है उसका डिटेल आप इसमें देते हैं। साथ में जो एडमिटेड अमाउंट, जैसा कि मैंने बताया कि वो इन फुल जो एडमिटेड अमाउंट है जो आपको स्वीकार है ऑर्डर में से कि हाँ वो सही है, पास किया गया ऑर्डर उतनी अमाउंट के लिए, वो आपको पूरा डिपॉजिट करना है, उसका उल्लेख इसमें आप करते हैं पूरी मात्रा में। तथा जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका 10% आपको डिपॉजिट करना होता है एज प्री डिपॉजिट, उसका उल्लेख आप इस फॉर्म में करते हैं। और साथ में आपको यह बताना होता है कि आपने
जैसे पर्सन्स के केस में 3 महीने का पीरियड है फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, तो 3 महीने के अंदर आपने अपील फाइल कर दी या नहीं कर दी। अगर आपने कर दी है, अगर आपने नहीं की है, तो फिर उसमें कितने देर है और उस रीजंस का, डिले का क्या रीजंस है, उसका कारण क्या है देर से अपील फाइल करने का, उसका उल्लेख करके आपको ये वेरीफाई करना होता है अपीलकर्ता द्वारा, उसके ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या सिग्नेटरी द्वारा, अपीलकर्ता द्वारा खुद, या फिर जैसा भी केस हो, और उसके बाद उसको सबमिट करना होता है। तो मगर ये प्रोसेस अब जीएसटी पोर्टल पर इनेबल कर दिया गया है। हम देखते हैं कि किस तरह से जीएसटी पोर्टल पर अपील फाइल की जा सकती है। तो देखिए, मोटे तौर पे मैं आपको टेक्स्ट और स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि जो जो अपील करता है वो जीएसटी पोर्टल पर जाते हैं और उस पर वो अपने वैलिड क्रेडेंशियल्स के द्वारा अपने जो यूजर नेम और पासवर्ड उनको मिला है उसके द्वारा लॉगिन करते हैं। उसके डैशबोर्ड में जाके वो यूजर सर्विसेज पर क्लिक करते हैं। मैं इसके साथ ही आपको रिलेवेंट स्क्रीन्स भी आपको दिखाता जाऊंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मगर ये आपकी सूचना के लिए मैं इसको एक संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। यूजर सर्विस पे क्लिक करने के बाद माई एप्लीकेशन पेज पर उनके सामने डिस्प्ले होता है, उसमें वो एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करते हैं और एप्लीकेशन टाइप है इसमें अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो उनके द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। और क्योंकि अभी नई एप्लीकेशन फाइल होनी है, अपील नई है, तो फिर वो न्यू एप्लीकेशन बटन इसमें क्लिक करते हैं। उसके बाद वो ऑर्डर का टाइप सेलेक्ट करते हैं कि किस तरह का वो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट उनको अपील करना है। ऑर्डर के डिटेल्स, उसमें ऑर्डर का नंबर, उसमें डिटेल में जाकर ऑर्डर का नंबर उसमें डालते हैं और सर्च करते हैं तो ऑर्डर का डिटेल्स उसमें ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं। उसके बाद वो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से ये होता है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अपील करने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक इम्प्यून ऑर्डर, एक ऑर्डर पास या डिसीजन पास हुआ हो। तो अभी जीएसटी पोर्टल पर निश्चित रूप से ऐसा कोई डिसीजन या ऑर्डर क्रिएट किया गया हो, और डिमांड के केस में डीआरसी 7 के अंतर्गत ये प्री रिक्विजिट है कि एक डिमांड आईडी, कोई डिमांड का ऑर्डर आपको क्रिएट किया गया जिसकी डिमांड आईडी अवेलेबल हो। तो जब आप इसमें सेलेक्ट करते हैं, आप लॉगिन करते हैं वैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ, और डैशबोर्ड पे आप देखेंगे कि यूजर सर्विसेज आपके पास है। यूजर सर्विसेज में आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर यूजर सर्विसेज, और उसके बाद आप माई एप्लीकेशन क्लिक करते हैं। माई एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन खुलता है उसमें आपको सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू उसमें दिया गया है एप्लीकेशन टाइप का। एप्लीकेशन टाइप यानी कि आपकी जो अपील है, जो उससे संबंधित ऑर्डर है या डिसीजन है जिसके अंतर्गत आप अपील में गए हैं, उसकी कैटेगरी, उसका टाइप क्या है, यानी कि वो एडवांस रूलिंग के ऑर्डर के अगेंस्ट है या इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट डीआरसी 03 के अंतर्गत कोई ऑर्डर दिया गया है उसके अगेंस्ट है आपकी अपील, या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी से संबंधित कोई मामला है जिसमें डिसीजन ऑर्डर पास किया गया है, उससे संबंधित अपील है, या उससे संबंधित है आपकी एप्लीकेशन, या फिर अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, यानी कि इसमें आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अपील का है आपका, तो आप ये अपील टू अपीलेट अथॉरिटी इसमें सेलेक्ट करेंगे। बाकी ये एप्लीकेशन संबंधित है, एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन से संबंधित है और डीआरसी 03 एप्लीकेशन फाइल आपको इंटीमेशन करना है, तो फिर ये अप्लाई आप कर सकते हैं। मगर यहाँ पर क्योंकि हम अपील पर चर्चा कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हम सिर्फ ये बोलेंगे आपसे कि अपील फाइल करते हुए आप एप्लीकेशन टाइप में अपील टू अपीलेट अथॉरिटी सेलेक्ट करें। साथ में क्योंकि फ्रॉम डेट और टू डेट इसमें पड़ी हुई है, अभी इसको आपको उल्लेख नहीं करना है क्योंकि आपके द्वारा कोई भी एप्लीकेशन अभी फाइल नहीं की गई है। आप न्यू एप्लीकेशन इसमें सेलेक्ट करते हैं। न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद जो है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाता है, जीएसटी एपीएल 01। इस जीएसटी एपीएल 01 में, जिसमें कि आपका जो जीएसटीआई नंबर है, या फिर अगर आपको जो इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी टेम्पररी आईडी जो भी क्रिएट की गई है टैक्स ऑफिसर द्वारा, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट वो आया है, तो वो उसमें ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। साथ में उसका नाम, ट्रेड नेम या लीगल नेम जो भी है वो और एड्रेस के साथ ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ऑर्डर का प्रकार जिसके विरोध में आप जो उसमें आए हैं अपील में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिमांड ऑर्डर, जो ऑर्डर के प्रकार हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के हैं। एक तो डिमांड ऑर्डर है, अगर ऑर्डर या डिसीजन से कोई डिमांड कंफर्म की गई है।
रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर ऑर्डर है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड का मतलब यह हुआ कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल किया गया है और जिसके विरोध में आप अपील में आए हैं, या फिर सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन दिया गया है और वो व्यक्ति सहमत नहीं है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से, तो वो उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है। रजिस्ट्रेशन संबंधित इस तरह की आपको ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस तरह का आपका ऑर्डर है। साथ में अगर रिफंड से रिलेटेड ऑर्डर है, मान लीजिए आपका रिफंड ऑर्डर रिजेक्ट किया गया है उस ऑर्डर के द्वारा, तो फिर आप उस रिफंड ऑर्डर का सेलेक्ट करेंगे। अगर इसके अतिरिक्त उस ऑर्डर की प्रकृति कुछ और है तो आप अदर ऑर्डर्स का मेन्यू आप इसमें सेलेक्ट करते हैं, अदर ऑर्डर्स को। अब साथ में मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि या तो आपके पास वो ऑर्डर नंबर डिटेल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, वरना आप उसमें जो यूजर सर्विसेज में जाके माई नोटिसेज एंड ऑर्डर्स में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। माई नोटिसेज ऑर्डर में आप जब ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे तो आप वो ऑर्डर का डिटेल आपके सामने आ जाएगा। आपको उसका ऑर्डर का नंबर इसमें क्योंकि एंटर करना है तो आप ऑर्डर नंबर एंटर करते हैं। यहाँ पर डिमांड ऑर्डर सेलेक्ट किया गया है सुविधा के लिए आपकी, और ऑर्डर नंबर इसमें डाल के अब उसमें सर्च करने पर जो उस ऑर्डर का डिटेल्स है वो ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऑर्डर का डिटेल्स में एक डिमांड ऑर्डर नंबर आपने डाला और डेट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि किस डेट को वो ऑर्डर कम्युनिकेट किया गया है, तो वो डेट ऑफ कम्युनिकेशन ये ऑटो पॉपुलेट होकर वो आ जाती है। हालांकि अभी शुरुआत में इसको ये एडिटेबल फील्ड में है, इसको चेंज भी अभी किया जा सकता है, मगर चेंज करने की दशा में भी इसका वेरिफिकेशन बाद में एक्चुअल से किया जाएगा कि कम्युनिकेशन की डेट क्या थी, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड जो समय सीमा है, जो टाइम लाइन्स है 3 महीने की और डिपार्टमेंट ऑफ अपील केस में 6 महीने की, उस और अगर आगे 1 महीने के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया तो समय सीमा शुरुआत इस डेट ऑफ कम्युनिकेशन से होती है, इसलिए इसका सही भरा जाना अपेक्षित है। अब साथ में जो इस फॉर्म में अगली कैटेगरी है कैटेगरी ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट, तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिया गया है। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में 16 तरह के आइटम्स इसमें दिए गए हैं जिसको कि आपको सेलेक्ट करना है कि वो जो ऑर्डर है उसको किस कैटेगरी में आएगा। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि वो मिस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, या कोई नोटिफिकेशन गलत ले लिया गया ऑर्डर के अनुसार, या फिर ऑर्डर टाइम ऑन प्लेस और सप्लाई से रिलेटेड है गुड्स और सर्विसेज या सर्विसेज की, या फिर आईटीसी के एडमिसिबिलिटी से रिलेटेड है, या फिर उसका जो कोई लायबिलिटी थी जो टैक्स देने की वो गलत डिटर्मिनेशन हुआ है, या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इस तरह से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप इसको देख सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया तब भी आप इसमें जो भी आपके ऊपर लागू है वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में मैं एक बात यह भी बता दूं कि इसके अतिरिक्त एक अदर्स का कॉलम भी है। अगर इनमें से किसी वर्गीकरण में आपका नहीं आता तो फिर आप अदर सेलेक्ट करके उसका टेक्स्ट में आप उसको एंटर कर सकते हैं, तो वो कैटेगरी उसमें ऐड हो जाएगी। साथ साथ मैं ये बता दूं कि अगर आपको लगता है कि जो ऑर्डर जिसके या डिसीजन जिसके अंतर्गत आप अपील में जा रहे हैं उस पर इनमें से दिए गए एक से ज्यादा कैटेगरी अप्लाई होती है, तो आप उसमें से मल्टीपल कैटेगरी भी आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मगर उसको इस तरीके से होगा कि आप एक कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उसमें ऐड बटन क्लिक करेंगे। ऐड बटन क्लिक करने के बाद वो सिलेक्टेड कैटेगरी में आ जाएगी। उसके बाद फिर ड्रॉप डाउन में अगर एक से ज्यादा कैटेगरी है तो आप उसमें ऐड करते जाएंगे जब तक कि आपकी कैटेगरीज इसमें कंप्लीट इसमें नहीं हो जाती। साथ में जो पीरियड ऑफ डिस्प्यूट है ये मैं आपको बता दूं कि पीरियड ऑफ डिस्प्यूट में आपको इसमें एंटर करना है जो कि ऑर्डर में उल्लेख हो जिसका, वही पीरियड ऑफ डिस्प्यूट इसमें होना है। साथ में आप जिसको ऐड करके पीरियड डिस्प्यूट ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, मगर शुरुआत में जो आप इसको ये सुविधा के लिए दिया गया है, एडिटेबल इसको किया गया है पीरियड डिस्प्यूट को करने के लिए। और उसके बाद जो अगला आपको जो एक्शन लेना है, अपीलकर्ता को जो फाइल करते हुए एक्शन लेना है, उनको एक आप देखेंगे कि इसमें नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एनेक्सर टू जीएसटी एपीएल 01 टेम्पलेट, ये जो एपीएल 01 फॉर्म है उसका एनेक्सर आपको डाउनलोड करना है यहाँ से, क्योंकि उसके बाद डाउनलोड करने के बाद उसमें आप एंट्री करते हैं, अपने संबंधित डिटेल्स भरते हैं और उसके बाद
वो पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आपके द्वारा यहाँ पर एक जो बटन आप देख रहे हैं यहाँ पर अपलोड एनेक्सर टू जीएसटी एपीएल 01, यानी कि यहाँ पर आपको वो जो सेव्ड आपने यहाँ से पहले आप सबसे पहले आप यहाँ पर जो आप देखेंगे कि एक लिंक है उसमें लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड एनेक्सर टू जीएसटी एपीएल 01। तो आप उसमें उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो एनेक्सर आपका डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होकर वो वर्ड फॉर्मेट में होता है, आप उसको निकाल लीजिए। उसमें संबंधित उसमें विवरण आप चाहे टाइप करके किसी भी माध्यम से आप संबंधित विवरण आप उसमें एंटर करते हैं और उसके बाद उसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद आप अपने सिस्टम पे उसको लोकल सिस्टम पे जाकर उसको आप पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करते हैं। जिस भी दर्शक को वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट होगा उसमें प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको दिया गया है कि किस तरह से आप यहाँ पे गाइड है नीचे आप देख सकते हैं जहाँ ये मेरा माउस है वहां पर लिखा हुआ है टू व्यू द स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग द फाइल एप्लीकेशन वर्ड टेम्पलेट टू पीडीएफ फाइल। अगर आप इसको क्लिक आप इसको इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करके आप डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो अनेक्सर आपने जीएसटी एपीएल 01 का जो डाउनलोड किया था, मैं फिर से आपको बताता हूँ, डाउनलोड करने के बाद उसमें डिटेल्स अपने डालने हैं। डिटेल्स करने के बाद उसको सेव करके उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको यहाँ पर जो सेक्शन है आपके फॉर्म में ही पोर्टल पर ही उसमें यहाँ पर आपको अपलोड करना है वो एनेक्सर। तो यहाँ पर आपको अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट। साथ में मैं बता दूं कि इसका जो अपलोड का साइज है वो मैक्सिमम फाइल साइज है 5 MB। 5 MB फाइल साइज उसका होना चाहिए। अब इसके साथ ही ये मैं बता दूं आपको कि ये इसकी गाइड जो है अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए यहीं पर प्रोवाइड की गई है आपको। उसके बाद जब आप ये टेम्पलेट आप इसमें डाउनलोड करते हैं, आप इसको भर लेते हैं टेम्पलेट को, तो फिर वो टेम्पलेट आप यहाँ पर आप अपलोड करते हैं। इसके साथ ही जो अगला जो सेक्शन है वो अपलोड के बाद आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप इसके नीचे सेक्शन दिया गया है उसमें आप अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें कि आप उस जो इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि ये एक टैब आप यहाँ देखेंगे डिस्प्यूटेड अमाउंट पेमेंट डिटेल्स। इसको जब आप ये एनेक्सर इसको अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपको डिस्प्यूट अमाउंट ऑफ पेमेंट डिटेल्स इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इसमें आपके सामने जो फॉर्म खुलेगा, फॉर्म का सेक्शन खुलेगा, उसमें जो आपको ऑर्डर की डिटेल्स कि कितना अमाउंट उसमें आपके कंफर्म किया गया था, कितने से आप सहमत हैं यानी कि एडमिटेड अमाउंट कितनी है और कितने से आप सहमत नहीं हैं वो उसका आपको डिटेल्स इसमें देना होता है। अब इसका हम आगे इसको उसका प्रोसेस देख लें कि जब आप आपने बटन दबाया यहाँ पर डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ पेमेंट डिटेल्स का, ये आपके सामने संबंधित फॉर्म यहाँ पर खुल गया और इसमें आप देखेंगे कि डिस्प्यूटेड अमाउंट पेमेंट डिटेल्स में अमाउंट अंडर डिस्प्यूट यानी कि कितना अमाउंट जिससे कि आप सहमत नहीं है जो कि है उसका हिस्सा जो ऑर्डर इम्प्यून ऑर्डर का जो कंफर्म की गई थी डिमांड जिससे आप सहमत नहीं है जिसके अगेंस्ट आप अपील में गए तो उस अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट का आप इसमें टोटल इसमें आप विवरण देते हैं, एंटर करते हैं डिटेल्स और उसके साथ ही आप इसमें देखते हैं कि कितना अमाउंट क्रिएटेड अमाउंट में कितना अमाउंट आप एडमिट कर रहे हैं। तो उस अमाउंट को जो इसमें यहाँ तो अमाउंट ऑफ डिमांड क्रिएटेड इसमें आप पूरा अमाउंट आप भरेंगे, उसमें से कितना आप एडमिट कर रहे हैं वो आप इसमें उसके तत्संबंधित विवरण देंगे। साथ में यहाँ जो एक टैब है डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडमिटेड अमाउंट एंड प्री डिपॉजिट, तो यहाँ पर 10% बाय डिफॉल्ट आएगा जो कि डिस्प्यूटेड अमाउंट का निर्धारित परसेंटेज है। तो 10% ये उसके बाद जितना भी आप एंट्री इसमें एडमिटेड पोर्शन की, एडमिटेड अमाउंट की और डिस्प्यूटेड अमाउंट की जो डिटेल्स आप इसमें भरेंगे उसी के हिसाब से आपकी जो डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड इसमें
ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा कि एडमिटेड अमाउंट के हिसाब से आपको, क्योंकि एडमिटेड अमाउंट का पूरा जो पूरी 100% आपको पहले जमा करना है और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 10% आपको प्री डिपॉजिट जमा करना है। तो ये डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड ये आपके सामने और आपके द्वारा जो एंट्री की गई है उसके आधारित पे गणना होकर आ जाएगी। जब आप देख लेते हैं कि हाँ ये एडमिटेड अमाउंट के हिसाब से ये मुझे इतना जमा करना है, सम इतना अमाउंट जमा करना है प्री डिपॉजिट के रूप में और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट पर इतना जमा करना है, जब आप इसका गणना आप उसको देख लेते हैं, उससे संतुष्ट होते हैं तो उसको प्री डिपॉजिट उसका जमा करने के लिए आप यूटिलाइज आईटीसी और कैश का यहाँ टैब आप देख रहे हैं, नीचे ब्लू कलर का टैब है, इसको आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर जब आप इसको क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने ये लायबिलिटी आपकी एक उस डिमांड की जो आपको प्री डिपॉजिट करना है, वो लायबिलिटी के रूप में क्रिएट होकर आपके सामने उसके डिटेल्स आ जाते हैं। जिस भी तरह से आपने जिस मात्रा के हिसाब से आपको प्री डिपॉजिट है इसमें आपको दिखाई देता है वो। अब साथ ही में उसी पेज पर आप देख सकते हैं कि अ, उस वक्त आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसमें कितना बैलेंस आपके पास किस हेड में अवेलेबल है, हेड वाइज आप उसको बैलेंस को आप देख सकते हैं। साथ में जो आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है आपका, उसमें भी जो अवेलेबल बैलेंस है और वो अवेलेबल बैलेंस आपको हेड वाइज आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो ये ऑटो पॉपुलेट होकर बैलेंसेस उसमें आ जाएंगे आपके सामने। साथ में अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पेबल अमाउंट इसमें कि जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस है, जितना जो प्री डिपॉजिट अमाउंट है उसमें से कितना आप कैश आप पेमेंट करना चाहते हैं और कितना आप क्रेडिट लेजर के बैलेंस में जो उपलब्ध है उसके अंतर्गत आप जो है उसको यूटिलाइज करके आप अपना प्री डिपॉजिट अमाउंट जमा करना चाहते हैं। तो यह आप इसमें आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा उसी उसमें जहां पर आपके अवेलेबल बैलेंसेस शो हो रहे हैं। जब आप इस मेन्यू को आप राइट में स्क्रॉल करते हैं तो फिर आपको वो सामने खुल जाता है पेड थ्रू कैश और पेड थ्रू क्रेडिट। उसमें आप जितना भी आपको अमाउंट जमा करना है प्री डिपॉजिट करने के लिए उसमें आप एंट्री कर देते हैं। मगर यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि अगर कैश बैलेंसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो अवेलेबल बैलेंस है वो उस मात्रा से जो प्री डिपॉजिट अमाउंट है उससे कम ही होना, मतलब जो अवेलेबल बैलेंस है वो उसके बराबर या उससे अधिक हो तभी आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तथा साथ में अगर जो इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी है वो सिर्फ कैश ही आप उसका प्री डिपॉजिट आप सिर्फ कैश ही कर पाएंगे, उसके लिए आप आईटीसी लेजर आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ में अगर डिमांड आपकी जो हेड है सीजीएसटी, आईजीएसटी या एसजीएसटी की, अगर ऐसा उसका प्री डिपॉजिट भी आप उस कंसर्न हेड से या जो क्रॉस यूटिलाइजेशन के रूल्स हैं जिसके अंतर्गत आप एक हेड का अवेलेबल बैलेंस का दूसरे हेड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसी रूल्स के अंतर्गत ही आप उसको सेट ऑफ उसको करके आप प्री डिपॉजिट का भुगतान आप कर सकते हैं। जब आप इससे सहमत हैं कि आप ये डिटरमिन कर लेते हैं कि आपके जितना बैलेंस अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में और क्रेडिट लेजर में, तो उसमें से कितना आप कैश और कितना आईटीसी के थ्रू आप दे रहे हैं, आप उसमें गणना करते हैं। गणना संतुष्ट होने के बाद आप इसमें सेट ऑफ का बटन, या आप देख सकते हैं कि नीचे सेट ऑफ बटन है, सेट ऑफ बटन आप क्लिक करते हैं। सेट ऑफ बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आता है कि आप इतना कैश और इतना आईटीसी आप इस्तेमाल कर रहे हैं लायबिलिटी को जो सेलेक्ट की गई है। यहाँ मैं फिर से आपको बता दूं कि लायबिलिटी आपकी जो भी है वो प्री डिपॉजिट के फॉर्म में है, मतलब कंप्लीट डिपॉजिट ऑफ एडमिटेड लायबिलिटी और 10% डिपॉजिट प्री डिपॉजिट ऑफ डिस्प्यूटेड लायबिलिटी। तो आप इसमें आप अगर आप इसे सहमत है तो आप इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट इसमें हो जाता है और वो अमाउंट जो कि प्री डिपॉजिट अमाउंट है अपील करने के लिए, उतनी मात्रा में आपके लेजर का बैलेंस एडजस्ट होके कम होके एडजस्ट हो जाता है और आपको डैशबोर्ड पे एक पेमेंट रेफरेंस आईडी, जो कि पेमेंट आईडी आपको आपकी जनरेट हो जाती है। कभी भी आप अपने जो
इसमें लेजर बैलेंसेस हैं या लायबिलिटी रजिस्टर में आप इसको रेफरेंस आईडी, पेमेंट रेफरेंस आईडी का आप कभी भी उसका जो डेबिट डिटेल्स हैं वो आप कभी भी उसको देख सकते हैं। तो ये आपके सामने वो आ गया। अब हमारे सामने जो अगला सेक्शन है, क्योंकि प्री डिपॉजिट हमारा हो गया, उसके पहले हम आपको बता दें कि हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली थी, टाइप ऑफ ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया था, साथ में हम एनेक्सर जो हमने डाउनलोड करके उसमें रिलेवेंट डिटेल भर के, जो एनेक्सर टू फॉर्म एपीएल 1 है वो हम चर्चा कर चुके हैं अपने पहले प्रेजेंटेशन में, उसमें जो रिलेवेंट डिटेल्स भर के उसको पीडीएफ में करके हमने अपलोड कर चुके हैं। और हमने अब प्री डिपॉजिट भी अमाउंट का कर दिया है, जैसे कि हमने अभी तक चर्चा किया। अब हमारे पास बचता है कि हम अपलोड करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो इससे रिलेवेंट और डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। तो अब ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है आप इसमें सेलेक्ट करते हैं और ये नीचे आप टैब देख सकते हैं, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी उससे संबंधित आपके पक्ष में जो आपको लगता है कि ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अपील में आपसे रिलेटेड हैं, तो फिर आप उसको पहले आप सेव करते हैं अपने सिस्टम में और उसको इसमें आप उसका डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, ताकि वो पता चले कि डॉक्यूमेंट का नरेशन क्या है। और आप उसको, अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट है, आप इस तरह के 4 डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, 4 तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं इसमें। और उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 5 MB इसमें प्रोवाइड किया गया है। अगर आपके केस में 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से ज्यादा हैं, अगर जो आपको अटैच करने हैं, तो आपको सलाह ये दी जाती है कि बाकी डॉक्यूमेंट्स आप मैनुअली हैंड ओवर कर दीजिए, जो अपीलेट अथॉरिटी का ऑफिस है वहां पर आप हैंड ओवर कर सकते हैं। तो अगर आपके एक से ज्यादा हैं डॉक्यूमेंट, तो आप ऐड डॉक्यूमेंट करके 4 डॉक्यूमेंट तक आप इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। और साथ में आप उसके बाद, जब ये डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ऐड करने के बाद, आप इस वेरिफिकेशन बॉक्स को चेक करते हैं, ऑथराइज सिग्नेटरी, और आप प्रोसीड करते हैं फाइल करने के लिए। मगर इसके पहले आपको ये सलाह दी जाती है कि हमेशा इसको प्रोसीड टू फाइल बटन को क्लिक करने से पहले आप एक बार उसको प्रीव्यू जरूर कर लीजिए। तो आप प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि फॉर्म आपका खुल जाता है। जब आप उसमें दिए गए विवरण से पूरी तरह सहमत हैं, तभी आप उसको प्रोसीड टू फाइल का बटन आप क्लिक कीजिए। जब आप यहाँ पर चेक बॉक्स, वेरिफिकेशन का चेक बॉक्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सेलेक्ट करके प्लेस एंट्री कर देते हैं आप इसमें, तो उसके बाद आप रिव्यू करके संतुष्ट हैं, तो इस केस में आप प्रोसीड टू फाइल आप बटन आप कर सकते हैं। और प्रोसीड टू फाइल करने के बाद आपको फिर एक बार कंफर्म करना है कि डू यू एक्चुअली वांट टू प्रोसीड, कि आप सचमुच में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप के द्वारा प्रोसीड का क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सिग्नेचर के लिए आ जाता है, वेरिफिकेशन सिग्नेचर के लिए, जो कि आपके ऊपर लागू हैं डीएससी या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के द्वारा, वो आप उसका बटन आप क्लिक करते हैं। और यहाँ में ईवीसी के माध्यम से फाइल हो रहा है ये, तो ये जैसे ओटीपी, अगर ईवीसी आपने क्लिक किया है, तो ओटीपी जो कि आपके नोटिफाइड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर गया है, वो आप कोई ओटीपी एंटर करके वैलिडेट ओटीपी बटन आपको क्लिक करना है। और वैलिडेट करने के बाद डैशबोर्ड पर एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आपको सामने आ जाता है, अपील को फॉर्म कि आपने अपील फॉर्म सबमिट कर दिया है। और साथ में इसमें जो है आपका जो टेम्पररी नंबर या जीएसटी नंबर जो भी लागू हो, वो इसमें आता है। डेट ऑफ फाइलिंग, टाइम ऑफ फाइलिंग, प्लेस ऑफ फाइलिंग का डिटेल आता है, आपका नाम, एड्रेस इसमें साथ में आ जाता है, और जिसके आपका अथॉराइज्ड सिग्नेटरी का नाम इसमें आता है, तथा जो प्री डिपॉजिट अमाउंट है जो कि आपके द्वारा अगर इसमें जमा किया गया है, तो उसका उल्लेख इस प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट में होता है, जिसको कि नीचे आप देख सकते हैं नीले रंग का डाउनलोड बटन है, जिसको कि आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपसे अपेक्षित है कि इसको डाउनलोड कर लीजिए आगे के रेफरेंस के लिए। और इसके साथ ही जो है जो अपील करता है उसके नोटिफाइड ईमेल आईडी पर मेल आता है कि आपके द्वारा फॉर्म जीएसटी एपीएल 01 अपील टू अपीलेट अथॉरिटी फाइल कर दिया गया है सक्सेसफुली, और उसका रेफरेंस नंबर, एआरएन नंबर इसमें दिया होता है, प्रोविजनल, जो कि एआरएन नंबर प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट का नंबर होता है। और आप उसको यूजर सर्विसेज में जाके, माई एप्लीकेशन में जाके उसका स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं।
साथ में मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो एक्नॉलेजमेंट से संबंधित है। मैं ये बता दूं कि यहाँ जो जीएसटी पोर्टल पे आप अपील फाइल करते हैं, उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट है। जब आप वो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट है और वो फाइनल एक्नॉलेजमेंट नहीं है। अब इसका जो अब इसके बाद आपको करना क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है, वो आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट कब मिलेगा, मैं आपको ये बता दूं कि अभी आपको ये अपील फॉर्म, जिसमें कि ग्राउंड ऑफ अपील, फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन पूरे फॉर्मेट में सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ ड्यूली वेरीफाई और साइन करके आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इम्प्यून ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर जिसके अगेंस्ट आप अपील में गए हैं वो इसके साथ सर्टिफाइड कॉपी उसकी हो, वो आपको आपको अपीलेट अथॉरिटी में जमा करनी है। और वो जमा करने का जो समय है वो जब आप जीएसटी पोर्टल पे अपील फाइल करते हैं उसके 7 दिन के अंदर ही आपको ये जमा करना है। अब इस 7 दिन का क्या महत्व है ये मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये फाइनल एक्नॉलेजमेंट आपको तभी दिया जाएगा जो कि जिसका कि फॉर्म है जीएसटी एपीएल 02, ये तभी आपको इशू किया जाएगा अपीलेट अथॉरिटी या उसके द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा, जब आप यह डॉक्यूमेंट्स मैनुअली मतलब सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर के साथ तथा अपने आप ये वहां पर जमा कर देंगे संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ, तभी वो उस पर अपील नंबर डालकर आपको एक फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा। अगर आप यह जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिसीजन ऑर्डर है और संबंधित डॉक्यूमेंट्स, अगर आप 7 दिन के पीरियड में जमा करते हैं, तब तो आपकी डेट ऑफ फाइलिंग अपील वो मानी जाएगी जिस डेट में आपने जीएसटी पोर्टल पर अपील की है। मगर अगर आपने 7 दिन के अंदर वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो 7 दिन के बाद मान लीजिए जिस भी दिन आपने किया, तो आपकी अपील फाइलिंग डेट वह तिथि मानी जाएगी जिस दिन आपको आपने अपीलेट अथॉरिटी में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर आपने जिसके अगेंस्ट आप अपील में गए हैं, जिस दिन और संबंधित कागजात जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके अपील से, जिस दिन आप वो फाइल करेंगे, अगर 7 दिन के बाद है तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील वो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट ही मानी जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसका ख्याल रखना सभी जो अपील करता है उनके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि देखिए, जब तक आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट जो ना जारी किया जाए, जिसमें कि आपका अपील एडमिट होने के बाद अपील का नंबर भी दिया जाएगा और ये फाइनल एक्नॉलेजमेंट आपको दिया जाएगा जो अपीलेट अथॉरिटी है या फिर उनके द्वारा ऑथराइज ऑफिशियल है, उन्हीं के द्वारा आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा, तभी आपकी अपील फाइल मानी जाएगी। तो फिर ये उसके साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 7 दिन के अंदर आप सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर और उसके संबंधित कागजात आप जमा करा दें वहां पर जाकर, या किसी के हाथ जमा करवा दें, या अगर आप 7 दिन के बाद करते हैं तो डेट ऑफ फाइलिंग वो डेट मानी जाएगी जब आप उस डॉक्यूमेंट्स को, जिस तिथि को आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपके अपील की वैलिडिटी पर फर्क पड़ सकता है कि टाइम लिमिट फाइल हुआ कि नहीं हुआ। तो कृपया इन प्रावधानों का जरूर आप ध्यान रखें। देखिए, जो फाइनल एक्नॉलेजमेंट है उसका फॉर्म मैं आपको दिखा दूं, एपीएल 02, इसमें आपको वो पूरा, इसमें आपका विवरण आपको इसमें संबंधित विवरण एपीएल 02 में दिया जाएगा जो फाइनल एक्नॉलेजमेंट है। अब यहाँ पर दर्शकों की सुविधा के लिए मैं बता दूं कि अगर आपको अपना अपील जो कि आपने फाइल की है उससे संबंधित आपको आपको व्यू करना है या प्रिंट लेना है या डाउनलोड करना है, तो फिर आप यूजर लॉगिन जाके यूजर सर्विसेज में जाकर आप सर्च करते हैं यूजर सर्विसेज में, और फिर जिस तरह से माई एप्लीकेशन आप क्लिक करते हैं, माई एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद क्योंकि आप अपील फाइल कर चुके हैं तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, और इसमें डेट की रेंज आप सेलेक्ट करते हैं जिस पर आपने किया है। तो उस जब आप इसमें सर्च का बटन आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने अपील एआरएन नंबर, उसमें हाइपरलिंक डेट ऑफ फाइलिंग अपील आपके सामने खुल जाती है। या एआरएन नंबर आप नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा, और इस एआरएन के नीचे आप हाइपरलिंक देख सकते हैं, उसको क्लिक करने पे अपील्स जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं पोर्टल पर, वो आपके सामने, आप उसको व्यू करके डाउनलोड करके सेव करके आप प्रिंट पे ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर। यहाँ मैं
फिर से आपको बता दूं कि जब आप पोर्टल पे अपील फाइल कर देते हैं तो उसके बाद ड्यूली फाइल्ड और साइंड अपील फॉर्म लेके आपको उसके एनेक्सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ और कॉपी ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट और प्री डिपॉजिट पर्टिकुलर्स आपको सबमिट करने हैं। साथ में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इम्प्यून ऑर्डर जिसके अगेंस्ट आप अपील में गए हैं वो आपको 7 दिन के अंदर करना है और फिजिकली आपको सबमिट, और उसके बाद ही आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के बाद एक अपील नंबर आपकी अपील एडमिट होगी और आपको अब एक अपील नंबर इशू किया जाएगा और उसका फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दिया जाएगा जिसमें आपका अपील नंबर होगा। यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं कि आपकी अपील फाइल तभी मानी जाएगी जब आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की पेशकश कि जीएसटी पोर्टल पर आप किस तरह से अपील फाइल कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें से जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो लेना चाहूंगा। देखिए, राजकुमार एकाम्बरम जी कहते हैं कि सर आई एम कंफर्टेबल ओनली इन इंग्लिश। सर, फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर कंडक्टिंग वेबिनार्स इन Hindi, English, Marathi, and Tamil, and sometimes we have conducted in Malayalam and Telugu also. So please be sure in English version of this webinar will be presented very soon, maybe next week. एंड यहाँ दर्शकों की सुविधा के लिए मैं एक चीज और आपको बता दूं कि देखिए, जितने भी ये वेबिनार्स हैं जो नई फंक्शनैलिटीज लॉन्च होती है उसका हम जो ये सारी वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क का यूट्यूब चैनल है और डिजिटल इंडिया लर्निंग का यूट्यूब चैनल है, उस पर सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। आप वहां जाकर अपनी सुविधा अनुसार उनको देख सकते हैं। फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। यहाँ मैं ये बताऊंगा कि मैं सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चंस ही वो करूंगा। संदीप कोठारी जी कहते हैं कि व्हाट इफ डिले इज बियॉन्ड 3+1 और 6+1 मंथ्स। देखिए, जो एक्ट के प्रावधान है उसके अंतर्गत जो नॉर्मल जो पर्सन्स, रजिस्टर्ड पर्सन्स और जो अदर पर्सन्स के द्वारा जो अपील की जानी है, नॉर्मल टाइम लिमिट 3 महीने है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, और वो ये 3 महीने का पीरियड 1 महीना और एक्सटेंड किया जा सकता है अगर सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट रीजंस हैं और आपके उस रीजन से सेटिस्फाइड है अपीलेट अथॉरिटी। और साथ में टैक्स डिपार्टमेंट के केस में आप जो है 6 महीने का जो नॉर्मल टाइम लिमिट है उसमें भी 1 महीने का एडिशनल टाइम देने का मतलब जो है ऐसा फैसला वो कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी। तो 3 महीने आपके केस में 3 महीने प्लस जो एडिशनल अगर 1 महीना आपको ग्रांट किया गया, इसके अतिरिक्त आपका अगर उससे डिले बियॉन्ड है तो जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो उसको अपील को रिजेक्ट कर देगी लिमिटेशन ग्राउंड पर, उसके आगे वो स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। देखिए, विशाल सचदेव जी कहते हैं कि 6 महीने कब से काउंट होगा डेटा कम्युनिकेशन ऑर्डर से, डिपार्टमेंट को या एग्रीव्ड पर्सन? एग्रीव्ड पर्सन के केस में, अदर देन डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एग्रीव्ड पर्सन केस में आपके लिए सिर्फ 3 महीने है टाइम लिमिट, 3 महीने, 6 महीने नहीं है। और वो 3 महीने में 1 महीना और डिले होने पर जो अपीलेट अथॉरिटी है वो आपको ग्रांट कर सकती है अगर आपके रीजन सफिशिएंट हैं कि आप जस्टिफिएबल हैं कि किस वजह से आपको देर लगी, अगर वो कन्विंस है उनसे, तो 3 महीने के अलावा 1 महीने का, उससे एक फर्दर पीरियड, महीने का पीरियड आपको और अलाउ किया जा सकता है। तो विशाल सचदेव जी, मुझे आपके सवाल का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपको सूचना मिल गई होगी। हाँ, संदीप कोठारी जी ने और पूछा है कि 10% प्री डिपॉजिट अमाउंट के बाद कोई स्टे अलग से तो नहीं फाइल करना है एप्लीकेशन? जी नहीं, इस केस में फर्स्ट अपील में अगर आप डिस्प्यूटेड अमाउंट का आप 10% आप पे कर देते हैं तो आपको स्टे कोई अलग से एप्लीकेशन, स्टे के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है। वो डीम्ड स्टे माना जाएगा आपकी अपील एडमिट होने की दशा में, मगर वो अपील एडमिट आपकी जरूर हो जानी चाहिए। आप मतलब उससे संबंधित प्रावधान पूरे आपके हो जाने चाहिए। अगर आपकी अपील सक्सेसफुली फाइल हो गई, आपको अपील नंबर मिल गया, फाइनल इशू हो गया और तो प्राइवेट डिपॉजिट आप कर चुके हैं, तो उस दशा में ये माना जाएगा कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, उसके लिए डीम्ड स्टे है।
अनिल यादव जी पूछ रहे हैं कि ओनली ऑनलाइन है या फिजिकली वो अवेलेबल है अर्लियर। देखिए, फिजिकली अवेलेबल था पहले इसलिए क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर वो एप्लीकेशन डेवलप हो रही थी। अब एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी है तो आपको पहले जीएसटी पोर्टल पे भरना है, उसके बाद संबंधित डॉक्यूमेंट्स फाइनल एक्नॉलेजमेंट के लिए आपको और सर्टिफाइड कॉपी के साथ आपको फिजिकली वहां सबमिट करने हैं। मगर अब क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर प्रावधान कर दिया गया है, तो अब जो है आपको जीएसटी पोर्टल पर ही पहले अपील फाइलिंग का प्रोसेस पूरा करना है। अनिल यादव जी। कमलेश चितरे जी, अनेक्सर जो है जीएसटी फाइलिंग अपील का वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो मैंने अभी इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको अपील का फॉर्म दिखाया था उसी से रिलेटेड ही है। उसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील, आपकी जो अमाउंट के जो इम्प्यूग्न ऑर्डर में जो कंफर्म अमाउंट है जो डिस्प्यूटेड है उससे संबंधित विवरण आपको देना है और जो वेरिफिकेशन वाला कॉलम उसमें है। जी नहीं, पंकज बंसल जी ने पूछा कि क्या प्री डिपॉजिट डिस्प्यूटेड लायबिलिटी का बैंक गारंटी के माध्यम से किया जा सकता है? नहीं जी, आपको ये जमा करना पड़ेगा कैश, जो कैश और क्रेडिट लेजर के माध्यम से। वो बैंक गारंटी के माध्यम से पॉसिबल नहीं है। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। मुझे उम्मीद है कि यह वेबिनार जो इसमें कंटेंट है, इससे ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा और इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं कि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क है, ये सोशल मीडिया चैनल्स पर हम फेसबुक पर भी हैं जीएसटी सिस्टम इंडिया के नाम से, हम यूट्यूब पर हैं गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, आप सर्च डाल के हमें देख सकते हैं और ट्विटर पर हम आज जीएस टेक के नाम से हैं। हम कोशिश पूरी है जीएसटीएन टीम जीएसटीएन का ये हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी प्रोसेस है जीएसटी पोर्टल पर जो प्रोसेसेस हैं उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स और ट्रबल शूटिंग टिप्स और उससे संबंधित जो सूचना है, न्यू फंक्शनैलिटी से संबंधित सूचना है, हम ये अपने इस पर जो अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर लगातार अपडेट करते हैं और जो यूजर्स के जो सवाल हैं, जो हम हमसे पूछ सकते हैं जस्ट पोर्टल की जो प्रोसेस से रिलेटेड, उससे आज ये स्टैक हमारा हैंडल है ट्विटर पर और जो जितने भी वेबिनार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी हमने पहले किए हैं तथा ये जो वेबिनार हम कर रहे हैं ये आप हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमें, हमारे YouTube चैनल, फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज जुड़े रहने के लिए हमसे और उपयोगी खबरों से जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड। तो इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर प्रकाश कुमार, सीईओ जीएसटीएन, मिसेस काजल सिंह, ईवीपी, मिस्टर राजीव अग्रवाल, एसवीपी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उनके द्वारा दी गई प्रेरणा और सपोर्ट के लिए कि इस तरह के जो उपयोगी वेबिनार्स हैं आप तक पहुंच पहुंच पाए। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी ट्रेनिंग टीम के मिस्टर भगवान पाटिल, नीरा टामटा और सतीश्वरन को और आईटी टीम के मिस्टर मनीष शर्मा और साथ में जो एनईजीटी टीम के मिस्टर शिलव राव और मिस्टर ध्रुवजीत का। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सब दर्शकों का जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से अपना समय निकाला और इस वेबिनार को देखा। तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।